वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ लाइफ में आपका स्वागत है। ये हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो क्लासेस चल रही हैं उसमें ये हमारा पार्ट जो है हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन है, संपन्न को सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं और डैश यहाँ भरना है और सदा तरसता ही रह जाता है। तो संपन्न के विलोम का क्या होगा? तो संपन्न का जो विलोम होगा वो विपन्न होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो आप जब एग्ज़ाम में रहें तो इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप देखिए कि ये जो डैश दिया गया है इसको देखिए और लास्ट में देखिए पूछा क्या गया है। तो सभ्य का विलोम जो पूछा है वो असभ्य होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? जो अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो हो जाएगा एकार्थी शब्द, दूसरा जो हो जाएगा अनेकार्थी शब्द, तीसरा जो हो जाएगा समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द को ही पर्यायवाची कहते हैं जो एक समान होते हैं। और चौथा हो जाएगा विपरीतार्थी शब्द, इसको विलोम शब्द कहते हैं जो अपोजिट होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आँख शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो आँख शब्द का जो पर्यायवाची होगा इसमें जो लोचन होगा। सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आँख के और क्या क्या हो सकते हैं पर्याय? तो आँख को चक्षु भी कहते हैं, आँख को नेत्र भी कहते हैं, आँख को नयन भी कहते हैं, आँख को अम्बक भी कहते हैं। अम्बक बहुत पूछा जाता है किसका? आँख को ही अम्बक कहते हैं। और आँख को लोचन भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हैं? मतलब इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अनेक अर्थ भी हो सकते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, मुद्रा। मुद्रा को क्या क्या कहते हैं, किस नाम से कहते हुए हैं? तो मुद्रा को हम लोग सिक्का भी कहते थे, मुद्रा को हम लोग मुहर भी कहते हैं, मुद्रा को अंगूठी भी कहते हैं, मुद्रा को छाप भी कहते हैं, मुद्रा को चिन्ह भी कहते हैं, मुद्रा को एक आकृति भी दे देते हैं कि इस आकृति की मुद्रा थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प में शब्द युग्म अर्थ भेद सही है? इसमें आप जब एग्जाम में देखें ध्यान से तो इसमें सही है गलत है ये यहाँ ज़रूर आप देख लिया करिए। तो जो और होगा, और का जो अर्थ होगा वो दूसरा नहीं होगा, तथा होगा। यहाँ गलत दे दिया गया। उर का यहाँ भी पलट दिया है। ये जो है उरु का हृदय, उरु मतलब हृदय होता है, तो यहाँ ये भी पलट दिया है। इतर मतलब इत्यादि होता है, इत्र मतलब भिन्न होता है, इसको भी यहाँ पलट दिया। तो कौन सा भेद यहाँ सही पूछा? तो ये जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अपरा मतलब दूसरी, अपार मतलब जिसे पार ना किया जा सके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूल की रज वाक्य खंड के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? ये जो होता है मतलब एक शब्दों की एक कहावतें जो नहीं होती उसका पूछा जा रहा है। फूल की रज, इसको एक किस शब्द से जाना जाएगा? तो फूल की रज को जो हम जानेंगे पराग है। इसको तो सही जवाब हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। फूल की रज पराग के नाम से जाना जाएगा। पतित को क्या कहते हैं? तो पतित को जो कहेंगे जिसका नैतिक पतन हो चुका हो उसको पतित कहेंगे। अब प्रदोष किसको कहेंगे? सूर्य के अस्त होने का जो समय हो उसको प्रदोष कहेंगे। अब पार्थिव किसको कहेंगे? जो पृथ्वी से संबंध रखने वाला हो। ये सिंपल है, पार्थिव हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द क्या होगा? अंतर्धान। इसका तो सही जवाब हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसमें सही और गलत में भी पूछा जाता है तो अंतर्धान कैसे लिखा जाएगा? तो ये सी वाला जो है यही सही है अंतर्धान। बाकी तो सेम ही है अंतर्धान। अंतर्धान को जो सही है वो आपको चुनना है। तो इसमें शुद्धि में भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संधि के
कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, आपको पता ही होगा कौन कौन से होता है। पहला स्वर संधि होता है, और दूसरा व्यंजन संधि होता है, तीसरा विसर्ग संधि होता है। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, जो आप डिटेल में पढ़े ही होंगे। ये हमारा प्रैक्टिस है, तो आप इसको आंसर देते हुए चलेंगे। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें भी बहुत आपको ध्यान से पढ़ना होगा। अब इसमें दिया पहला शब्द काम पूरा कर डोलो, नहीं तो जुर्माना होगा। इसका डोलो नहीं होगा, इसका काम पूरा कर डालो होगा, तो ये गलत हो जाएगा आपका। इस समय सर्दी है, इसलिए कोट पहन लो। यहाँ सर्दी जो है ये शुद्धि में ऐसे नहीं लिखा जाएगा, सर्दी ऐसे लिखा जाएगा, बड़ी की मात्रा और उड़ंतर के साथ जो लगेगा। ये भी गलत हो गया आपका। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, यही आपका जो है सही है। अब आपको डी में क्या गलत है एग्ज़ाम में नहीं देखना, लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब आपको ये देखना चाहिए डी में क्या गलती है। तो यहाँ जो दोष लिखा है ये दोष में गलती है। इसमें जो है मूर्धन्य सा होगा, ये वाला सा। आपको पता होगा सा जो है 3 सा होते हैं, उसमें तीनों जो सा होते हैं अलग अलग नाम के होते हैं। तो ये वाला जो सा होता है इसको दंती सा बोलते हैं, ये वाला जो सा होता है इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं, ये वाला जो सा होता है ये तालव्य सा। ये बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है? तो उद्दीपन का जो कार्य करता है वो प्रेम पात्र भी करता है। प्रेम पात्र की मधुर वाणी जो होती है, जो हम लोग बोलते हैं, वही आपको उद्दीपन, जो मतलब अच्छे कामों के लिए यूज हो, वही आपको उद्दीपन, जो अच्छे विचारों में उत्पन्न हो वही आपको उद्दीपन होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। छप्पय में होते हैं, छप्पय एक छंद है, इसमें कितने चरण और क्या होते हैं वही पूछा है। तो जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। छप्पय जो प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम जो 2 चरण होते हैं उल्लाला के होते हैं। तो कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि रोला और उल्लाला मिला के कौन सा छंद बनता है, तो छप्पय बनता है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। मतलब इसका तो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो जब भी आपको स्वरों की संख्या पूछे तो 11 ही लगाना है, क्योंकि स्वरों की संख्या 11 ही होती है। यही एग्जाम में हमेशा सही भी होता है, 13 मत मार के आना। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो इसमें सुनील जरा इधर आना, सुनील जरा के बाद जो है कॉमा लगेगा, थोड़ा सा रुकना है यहाँ, तो अल्प विराम के लिए ये अल्प वाला चिन्ह लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो वचन जो है संज्ञा और सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, आपको पता ही होगा। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। तो आपको सर्वनाम कौन है वो बताना है। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा वह, बी नंबर। सर्वनाम कितने होते हैं? तो सर्वनाम 11 होते हैं, और अगर भेद पूछ ले तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या, मतलब किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसको जो है विशेषण कहते हैं, आपको पता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्राविशेषण कहते हैं। जैसे मेरी गाय काली, मेरी गाय बहुत काली है, तो जो काली की विशेषता बहुत बताया जा रहा है वो बहुत जो है प्राविशेषण में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? जो मुख्य क्रिया मेन क्रिया होती है उसको जो स्पष्ट कर दे, उसको जो मतलब पूर्णतः व्यक्त कर दे कि किससे किसके द्वारा होती है, वो सहायक क्रिया होती है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में अव्यय क्या है? अव्यय का मतलब ये है जिसका व्यय न हो, और जो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आ होगा। जिसका व्यय न हो वो अव्यय होता है। दक्षिण का तो वाम हो जाता है, इसका मतलब इसके अपोजिट हो जाता है, लेकिन आ का कोई मतलब चेंजेस नहीं हो सकता, तो वो अव्यय होता है। अव्यय को खंड उंड नहीं कर सकते। लिंग के आधार पर असंगत युग्म है, तो जो मतलब आपका लिंग के आधार पर जो गलत है उसको बताना है। तो छात्र का तो छात्रा होता है, ये सही है। प्रौढ़ का प्रौढ़ा होता है, ये भी सही है। आयुष्मान का आयुष्मती होता है, ये भी सही है। सांप का सांपिन नहीं होता, सांपनी नहीं होता। सांप का जो है सांपिनी नहीं होता, सांपिन होता है। सांपिन ऐसे लिखा जाता है जो वो होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो गली का गलियाँ होता है, ये सही है। चिड़िया का चिड़िया होता है, ये भी सही है। घोड़ा का घोड़े होता है, ये भी सही है। आंसू का आंसू नहीं होता, आंसू का बहुवचन हमेशा आंसू ही होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश घर आया, इस वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में बनाना है आपको। संदिग्ध मतलब होगा, मतलब वो कंफर्म नहीं है, आया भी होगा या नहीं भी होगा, तो वही जो होगा आपका संदिग्ध में होगा। जैसे रमेश घर आ गया होगा, जहाँ भी होगा आपको मिले वहाँ संदिग्ध भूतकाल आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? तो भाववाच्य में क्रियाएं हमेशा एक वचन में होती है, पुल्लिंग में होती हैं तथा अन्य पुरुष में भी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में जो कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। इनके मत से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 6 कारक मारिएगा, इसका सही जवाब भी हो जाएगा। अगर ऐसे कारक के भेद पूछ ले तो 8 मारिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? अंगरखा शब्द जो है इसमें तद्भव शब्द है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अब इसका तत्सम आपको पता होना चाहिए, तो इसका जो तत्सम होगा अंगरक्षक हो जाएगा। अंगरक्षक इसका तत्सम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें थोड़ा धुंधलापन आ गया है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो डी में लिखा है असहनशीलता है लिखा है, असहनशीलता। इसका जो होगा मूल शब्द जो होगा सहनशीलता होगा। आ लगा है आ प्रत्यय हो जाएगा, ता लगा है आ उपसर्ग हो जाएगा, ता जो है प्रत्यय हो जाएगा, और सहनशीलता जो हो जाएगा मूल शब्द हो जाएगा। इसका सही जवाब जो है डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। सावधानी में सावधान मूल शब्द हो जाएगा, और प्लस जो ई प्रत्यय हो जाएगा। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मेहनत ही जीवन है, इसका तो सही जवाब आप लगाएंगे ए नंबर लगाइएगा। मृत्यु नहीं है, अभिशाप नहीं है, परिश्रम नहीं है। कुछ लोग इसका अभिशाप भी लगा देंगे, मेहनत ही अभिशाप है, तो ये गलत है। मेहनत करने का मतलब अभिशाप थोड़ी ना होगा। मेहनत ही जीवन है, जीवन में जो भी है सब मेहनत पे ही डिपेंड है।
अगला देखेंगे, कंगाली में आटा गीला, मतलब पहले से वो गरीब रहे और उस पर आपत्ति आ जाए तो उसको कहते हैं कंगाली में आटा गीला। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, कष्ट पर और कष्ट आ जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकोक्ति है ये, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, मतलब आप जो बोते हैं तो उसी की आप उम्मीद करिए, इसका ये कहना है। आप गेहूं बो के सरसों नहीं काट सकते, तो इसका जो सही जवाब होगा बी नंबर होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, आप जितना मेहनत करोगे उतना आपको मिलेगा, ये बताया कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा था। तो भक्तिकाल को जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था वो जो कवि थे श्याम सुंदर दास थे। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अब ये हमारे गद्यांश हैं जो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, तो मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। समाज की विषमता शोषण की जननी है, समाज में जितनी भी समता होगी समानता शोषण उतना ही अधिक होगा। चूँकि हमारे देश में सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक और सांस्कृतिक असमानताएं अधिक है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति एक स्थान पर शोषक तथा वहीं दूसरे स्थान पर शोषित होता है। जब बात उपभोक्ता संरक्षण की हो तब पहला प्रश्न यह उठता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं या उपभोक्ता की परिभाषा क्या है। समानता उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को उपभोक्ता कहा जाता है जो सीधे तौर पर किन्हीं भी वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग करते हैं। इस प्रकार सभी व्यक्ति किसी रूप में उपभोक्ता होते हैं और शोषण का शिकार होते हैं। आपको जहाँ पहले प्रश्न पढ़ना है, जहाँ पे भी मैचिंग का हो वहाँ आपको लाइनिंग करना है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ के, आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं पढ़ना है। हमारे देश में ऐसे अशिक्षित, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दुर्बल, अशक्त लोगों की भीड़ है जो शहर की मलिन बस्तियों एवं फुटपाथ पर और सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे, गंदे नालों के किनारे झोपड़ी डालकर अथवा किसी भी अन्य तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। ये भी आप अंडरलाइन करके रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बने होंगे। वे दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देशों की समाज सेवी, ऊर्ध्वगामी और योजनाओं से वंचित हैं। ये भी पूछा ही होगा क्वेश्चन। जिन्हें आधुनिक सफ़ेद पोशों, व्यापारियों, नौकरशाहों एवं तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग में मिलाकर बांट लिया गया है। यही सही मायने में शोषण इन्हीं की दोष देन है। सरकार कितनी भी योजनाएं बनाकर लागू करे, कोई बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। उपभोक्ता शोषण का तात्पर्य केवल उत्पादकता व व्यापारियों द्वारा ही किए गए हैं, ये क्वेश्चन होगा। उपभोक्ता शोषण का तात्पर्य केवल उत्पादकता व व्यापारियों द्वारा ही किए गए शोषण से ही लिया जाता है, जबकि इसके क्षेत्र में वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों ही सम्मिलित है। इसके अंतर्गत डॉक्टर, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, ऊंचे ओहदों पर बैठे सरकारी कर्मचारी, वकील आदि सभी आते हैं। इन सबने शोषण के क्षेत्र में कीर्तिमान बनाए हैं। वे वास्तव में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने लायक है। कानून के हाथ कितने भी लंबे हों, इन सभी तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि रक्षक जब भक्षक बन जाए, ये भी होगा कि रक्षक जब भक्षक बन जाए तो कौन बचा सकता है। भ्रष्टाचार सभी जड़ों में पहुंचा हुआ है, ऊपर से नीचे या ऊपर से। क्या कभी इन लोगों के अच्छे दिन आएंगे। दूसरी ओर किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता है मध्यम वर्ग है, जो ना तो किसी पार्टी के वोट बैंक में है और ना ज़्यादा पढ़ा लिखा संपन्न है, और ना उसकी परेशानियों को, ना सरकार उसकी परेशानियों को समझती है, और ना कोई अन्य राजनीतिक पार्टी जिनको सरकारी पेंशन नहीं मिलती। ऐसे बड़े बूढ़े लाचार लोगों की स्थिति भी खराब है। ना तो उसकी संस्कृत विहीन संतान उसका ध्यान रखने को तैयार है, और न सरकार उनके लिए कुछ सोच पा रही है। क्या विषमता को हटाने की दिशा में कोई कदर, इसमें भी आप मार्क कर लीजिएगा जब पढ़ेंगे तो, कदम उठाया जा रहा है जो पढ़े लिखे नौजवानों को उपयुक्त रोजगार दिए जाने की दिशा में कुछ हो रहा हो। क्या होगा इस देश का भगवान ही जानता है। तो अब क्वेश्चन करते हैं। अब इसको पढ़ के आपको क्वेश्चन बनाने हैं।
हमारे देश में समाज सेवी मतलब समाज योगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? तो सरकारी पेंशन विहीन वृद्धजनों का वर्ग ये नहीं है इसका। किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता समाज का मध्यम वर्ग ये भी नहीं है। इसमें पूछा क्या हमारे देश में समाज उपयोगी उद्योगों योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा? तो जो वंचित होगा मतलब किसी चीज़ से वंचित होना किस वर्ग के लोग होंगे? जो मलिन मतलब गंदे जगहों, बस्तियों में, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइनों के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाला अशिक्षित, दुर्बल और अशक्त लोग हैं, उन्हीं को तो समाज उपयोगी उर्दू योजनाओं को वंचित वर्ग कहा जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं। लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन से लोग होंगे? तो लेखक के जो अनुसार होगा वो शोषण के वस्तु एवं सेवाओं के उपयोग का उपभोक्ता जो समूह होगा वही होगा। पढ़े लिखे लोग तो होंगे नहीं इसके, ना व्यापारी लोग होंगे, ना उत्पादक में जुड़ी जो मंडल होंगे, ना नौकरशाही होंगे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? जो समाज में जो मध्यम वर्ग की समस्या क्या है? तो समाज के जो मध्यम वर्ग इनके जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा का पर खतरा, यही इनकी समस्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र, तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग, ये सभी जो है उत्तरदायी होते हैं वंचित वर्ग के शोषण के विरुद्ध। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। तो ये थे हमारे हिंदी के कुछ 37 प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप इस प्रश्न में कितना सही किए हैं। और एक बार में वीडियो ना समझ में आई हो तो दोबारा देखिए, 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।